जब से डोनाल्ड ट्रंप चाइना गया है मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये चीज़ बताई थी, मेंशन की थी कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप चाइना के सामने कुछ लालच भरी बातें रखे और चाइना डोनाल्ड ट्रंप की वे लालच भरी बातें मान बैठे। वही हुआ। 15 मई 2026 की मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आपके सामने लेकर आ गया हूँ। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप एंड सी एग्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मस्ट रिमेन ओपन। शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रहने के लिए दोनों एग्री हो चुके हैं। अब चाइना डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसे तो राजी होने गया होगा, जरूर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के सामने कुछ लालच भरी चीजें रखी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ वैरिफ कम करने की बात की होगी और हो सकता है व्यापार के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को लालच दिया हो। और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी है और एक व्यापारी के बारे में आप क्या ख्याल करते हो? एक व्यापारी अपने मुनाफे के लिए हर चीज कर सकता है, चाहे उसको दुश्मन को दोस्त बनाना पड़े या दोस्त को दुश्मन बनाना पड़े। सिर्फ अकेले ईरान के लिए चाइना कभी भी अपने व्यापार में किसी भी तरह का कोई घाटा नहीं होने देगा। अब ये चीज़ ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगी है। अब तक ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना फुल कंट्रोल करना चाह रहा था, जो अब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बादशाह बनना चाह रहा था, अब शायद ईरान वो चीज़ ना कर सके। दरअसल ईरान कहीं ना कहीं चाइना के प्रेशर में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं चाइना के हाथ में है। ईरान का मैक्सिमम तेल चाइना ही खरीदता है। और दूसरी चीज़, चाइना और ईरान बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। इस युद्ध के दौरान चाइना ने ईरान की बहुत तरीकों से मदद की। इस युद्ध के दौरान चाइना ने अपनी सैटेलाइट इमेज भी ईरान को प्रोवाइड किए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर चाइना ईरान पर बहुत थोड़ा सा भी प्रेशर बनाए और कहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, तो हो सकता है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। फिलहाल ट्रंप के इस दौरे से पूरी दुनिया ने एक बात तो देख ली, डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अपनी हर तरह की ताकत लगा ली, लेकिन अब तक ईरान को झुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। और अब नौबत यहाँ तक पहुंच गई, डोनाल्ड ट्रंप चाइना के पास ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, ईरान पर प्रेशर बनवाने के लिए अपना दुश्मन देश चाइना के पास गए। ये वही चाइना है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी चाइना से ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट देते हैं, ताइवान को हथियार देते हैं। लेकिन आज पहली बार दुनिया ने देखा, पहली बार ये चीज हुई कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए और वहाँ किसी भी तरह की ताइवान की बात नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप का करंटली मेन फोकस सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए लगा हुआ है। बट ईरान का कहना बिल्कुल साफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब हमारे कंट्रोल में रहेगा और इस जंग के दौरान जितना भी हमें नुकसान पहुंचा, हम उसकी भरपाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही करेंगे। फिलहाल दूसरी बड़ी खबर ये है, जो चाइना के अंदर अमेरिका का डेलीगेशन गया हुआ है ना, जिसमें एप्पल, एनवीडिया, बोइंग, क्वालकॉम और ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को सीईओ भी गए हुए हैं। इनको चाइना के नेटवर्क से, चाइना के हैकरों से इतना ज़्यादा डर है, ये चाइना के अंदर अपने पर्सनल फ़ोन और अपने पर्सनल लैपटॉप तक भी नहीं लेकर गए। ये चाइना के अंदर अपने टेम्पररी लैपटॉप और क्लीन और साफ फ़ोन लेकर गए जिनमें कोई डेटा नहीं है। और ये कदम इन्होंने सिर्फ इसलिए उठाया ताकि चाइना के अंदर से अपने डेटा को लीक होने से बचाया जा सके। और सिर्फ इसी पर ही बस नहीं किया, चाइना के अंदर जाकर इन लोगों ने अपने फ़ोन तक को भी चार्ज नहीं किया, क्योंकि इन लोगों को चाइना से इतना ज़्यादा डर है कि हो सकता है चाइना केवल चार्जिंग केबल के माध्यम से ही हमारे डेटा को निकाल ले या हमारे फ़ोन में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दे जिससे चाइना हमारी जानकारी आसानी से निकाल सके। आगे कहा गया कि चाइना के अंदर किसी भी जगह का नेटवर्क सुरक्षित नहीं है, किसी भी जगह का नेटवर्क सेफ नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए, चाइना के अंदर जाने पर इन लोगों ने अपने आप को डिजिटली लॉक कर दिया। एक तरफ तो डील हो रही है और दूसरी तरफ इनको डर भी इतना लग रहा है कि चाइना के अंदर एक आम सी जगह के नेटवर्क को भी इस्तेमाल करने से इनको डर लग रहा है कि कहीं हमारा डेटा लीक ना हो जाए, कहीं हमारे मोबाइल फोन या लैपटॉप के अंदर चाइना कोई खतरनाक सॉफ्टवेयर ना डाल दे। एक बड़ी खबर हमारे देश की तरफ से भी है। हमारे देश का एक जहाज ओमान सागर में डूब गया है, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको रूस की एक खबर बताता हूँ। दरअसल रूस ने अभी दुनिया के सामने अपनी बहुत ताकतवर मिसाइल जो परमाणु हथियारों से लैस है, जिसका नाम है सरमत मिसाइल, उसका सफल परीक्षण किया। रिपोर्ट के मुताबिक इसको पश्चिम में शैतान 2 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी न्यूनतम रेंज तकरीबन 5500 किलोमीटर है, यानी कि 3400 मील। पुतिन ने मंगलवार को यह भी कहा कि इसकी मैक्सिमम क्षमता तकरीबन 35000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो पश्चिमी समीक्षकों की तुलना में कहीं अधिक है। और दावा किया कि आज जितने भी दुनिया में मिसाइल डिफेंस हथियार है, उन तमाम मिसाइल डिफेंस प्रणालियों को ये मिसाइल भेद करने में सक्षम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक भी कहा गया कि जो फ्यूचर में नई नई टेक्नोलॉजी के मिसाइल को रोकने के लिए डिफेंस हथियार बनाए जाएंगे, ये मिसाइल उन डिफेंस हथियारों को भी भेद करने में सक्षम है।
वह जो बेंजामिन नेतन्याहू को और इजराइल को पूरी दुनिया के बड़े बड़े अखबार जलील कर रहे हैं ना, यहाँ तक कि खुद अमेरिका के अखबार भी इनको जलील कर रहे हैं। अपने उस जलालत को बर्दाश्त ना करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करते हुए कहा कि टुडे आई इंस्ट्रक्टेड माय लीगल एडवाइजर्स टू कंसिडर द हार्डसेट लीगल एक्शन अगेंस्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड निकोलस क्रिस्टोफ। यानी यहाँ पर नेतन्याहू ने कहा कि आज मैंने अपने कानूनी सलाहकारों को न्यूयॉर्क टाइम्स और निकोलस क्रिस्टोफ के खिलाफ सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई पर विचार करने का निर्देश दिया। उन्होंने इजराइल के सैनिकों को बदनाम किया और बलात्कार के बारे में रक्त आघात का आरोप लगाते हुए हमास के नरसंहारी आतंकवादियों और इजराइल के वीर सैनिकों के बीच एक झूठी समानता पैदा करने की कोशिश की। मेरे नेतृत्व में इजराइल चुप नहीं रहेगा। हम जनमत की अदालत और कानून की अदालत में इन झूठों से लड़ेंगे, सत्य की जीत होगी। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करते हुए कहा। इसका आसान सा मतलब मैं आपको बता दूं, दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं जो इजराइल की पोल खोल रही है और गाजा के अंदर जो इजरायली सैनिक इजरायली सेटलर्स अपने नरसंहार के तमाम हद पार कर रहे हैं उनको दिखाते हैं। उनमें से एक अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। अब बेंजामिन नेतन्याहू पर अपनी ये जलालत बर्दाश्त नहीं हो सकी और ट्वीट करते हुए कहा कि हम इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। ये हमारे सैनिकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने हमारे सैनिकों पर बलात्कार और रक्त आघात का भी आरोप लगाया। गाजा के अंदर इन लोगों को जो करना है वो तमाम चीजें ये लोग गाजा के अंदर कर रहे हैं। कहीं पर किसी के गोली मार देते हैं, कहीं किसी की भेड़ को चुरा लेते हैं। इसी तरह गाजा के अंदर और भी जो इनको करना है वो तमाम चीजें ये लोग गाजा के साथ कर रहे हैं। और कहीं कहीं तो इजरायली सैनिक अपनी बुरी बुरी हरकतों की वीडियो बनाकर भी पोस्ट भी कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि गाजा के तकरीबन 60% हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो चुका है और अब गाजा के अंदर इजराइल को सिर्फ एक काम करना है जो इनका बचा हुआ है। गाजा के ऊपर इन लोगों को फिर से दोबारा बमबारी शुरू करनी है। मैंने पिछली रिपोर्ट में आपको टाइम्स ऑफ इजराइल के अखबार का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें इजराइल ने यह दावा किया था कि हमें गाजा से कुछ ऐसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि हमास गाजा के अंदर दोबारा रिकवर हो रहा है और हमास का रिकवरी का बहाना बनाकर ये लोग गाजा पर फिर से दोबारा बमबारी शुरू करेंगे। बाकी गाजा के हालात ऐसे हैं, ना हम गाजा की खबर सुनना पसंद करते और ना ही हम गाजा की खबर बताना पसंद करते। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी अब गाजा की आवाज़ उठाने में थक गए हैं। आइए अब अपने देश भारत के उस जहाज़ की बात कर लेते हैं जो ओमान सागर में डूब गया। दरअसल इस जहाज का नाम था MSV हाजी अली और ये जहाज सोमालिया के बरबेरा पोर्ट से UAE के शारजाह पर जा रहा था। यानी सोमालिया से ये जहाज UAE जा रहा था और जैसे ये जहाज ओमान सागर में पहुंचा तो इस जहाज में एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के बाद इस जहाज में आग लग जाती है और जहाज के अंदर जितने भी लोग थे जब उनको इस बात का एहसास हो गया कि अब जहाज को किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता तो तुरंत उन्होंने ओमान की रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद ओमान की रेस्क्यू टीम आई और तकरीबन जहाज के 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया और जहाज पानी में डूब गया। अब गोदी मीडिया इस जहाज को लेकर क्या कहे आप उस बात को भूल जाइए। फिलहाल इस जहाज को लेकर कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इस जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ, कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इस जहाज पर मिसाइल अटैक हुआ, लेकिन अभी किसी भी रिपोर्ट में ये कंफर्म नहीं किया गया कि इस जहाज पर आखिर अटैक हुआ कैसे। ऐसा भी हो सकता है कि जो समुद्र के अंदर बारूदी सुरंगें बिछी हुई है, हो सकता है ये जहाज उन बारूदी सुरंगों की चपेट में आ गया हो। फिलहाल अभी तक किसी भी तरह की कोई कंफर्मेशन जानकारी नहीं आई कि आखिर ये हमला किसने किया और आखिर ये हमला कैसे हुआ। हमारे देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस हमले की निंदा की गई है और कहा कि ऐसे हमले अनएक्सेप्टेबल है, इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने भी ना ही तो किसी देश का जिक्र किया और ना ही किसी मिसाइल या ड्रोन का जिक्र किया। कुल मिलाकर हमारा जहाज डूब गया है, 14 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर ये हमला कैसे हुआ। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।